विषय भूदान यज्ञ। मानवता का आरोहण यह रखा गया है। इस वर्ष भूदान यज्ञ शुरू होने के बाद 75वां साल अभी चल रहा है, इसलिए इस विषय का चुनाव तो करना ही चाहिए था। और उसे कहा गया है मानवता का आरोहण। जैसे गौतम भाई ने भी शुरुआती प्रवचन में कहा, भूदान यज्ञ मानवता का आरोहण, इससे अच्छा भूदान, इससे बेहतर शब्दों में भूदान का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए विनोबा ने उसको सिर्फ भूदान नहीं कहा था, बल्कि भूदान यज्ञ कहा था। भूमि समस्या सुलझाने का तो वो प्रयास था ही, लेकिन उसके मार्फत मनुष्यता को एक उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक धरातल पर ले जाने की भूदान यज्ञ की ख्वाहिश थी। इसलिए यह विषय रखने के लिए और उसका इतना अच्छा वर्णन करने के लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देना चाहूँगा। भूदान यज्ञ कल, आज और कल ये आज का विषय है। भूदान के अनुभव कुछ होंगे, वो तो यहाँ साझा किए जाएंगे। भूदान के विचार की भी चर्चा यहाँ होगी, जो कुछ शुरुआत हुई भी है। लेकिन इस आंदोलन में क्या घटित हुआ, कैसे ये आंदोलन चला, इसके बारे में भी कुछ कहना शुरू में ठीक रहेगा, सब मुझे लगता है, खासकर तब जब यहाँ बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं। भूदान यज्ञ का जो इतिहास मैंने लिखा है सभय भूमि गोपाल की, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, वो 1000 पन्नों का हुआ है। और उसमें भी बहुत कुछ छूट गया है, बहुत कुछ अधूरा रह गया है। 25 साल इतनी बातें हुई, इतना सारा घटित हुआ, उसको 1000 पन्नों में भी समेटना कठिन था। तो अब यहाँ आधे घंटे में कहना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत है, तो जितना समय है उसमें मैं करने की कोशिश करूँगा। जैसे सभी लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल 1951 में पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी को पहला भूदान मिला। रामचंद्र रेड्डी ने दिया 100 एकड़ का। विनोबा वहाँ पदयात्रा करते हुए पहुँचे थे और वो खोज रहे थे कि गांधी जी के रास्ते से देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका अहिंसक समाधान किस तरह निकाला जा सकता है। तो भूदान मिलने से उन्हें एक मानो भगवान का इशारा मिल गया और उन्होंने भूदान मांगना शुरू किया। तो वहाँ से पवनार आने तक करीब 200 गाँव में उन्हें 12,201 एकड़ भूदान मिला। एक फ़कीर मनुष्य जिसके पास कुछ अधिकार नहीं था, जिसके पास कोई पद नहीं था, लोगों द्वारा ज़मीन जैसी कीमती चीज़ देना, और वह भी इसी इतने बड़े पैमाने पर, और वह भी किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं, बल्कि भूमिहीनों का ज़मीन पर हक है, यह स्वीकार कर, क्योंकि विनोबा कहते थे कि भूमिहीनों का ज़मीन पर हक है। यह कहा जाता है कि विनोबा जी ने बड़े भूमिवानों से ज़मीन मांगी, यह तो एकदम गलत है। विनोबा तो सभी को देने की दीक्षा देना चाहते थे, और वो इसीलिए सभी को ज़मीन देने के लिए कहते थे, चाहे उनके पास कम ज़मीन हो, ज़्यादा ज़मीन हो। और कई लोगों ने जिनके पास नाममात्र ज़मीन थी उसका भी एक टुकड़ा दिया, या वो पूरी ज़मीन ही दी। ऐसे कई उदाहरण आंदोलन के दौरान घटित हुए, और यही बात है जो भूदान को भूदान यज्ञ बनाती है। जून 1951 में पवनार पहुंचने के बाद फिर से भूदान के लिए निकलने का विनोबा जी का इरादा नहीं था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के निमंत्रण का निमित्त हुआ, और 12 सितंबर 1951 को विनोबा दिल्ली के लिए निकले, और पहले ही निकले, और फिर वो भूदान मांगते हुए चलते रहे। 13 साल चलते रहे। उनके पैर फिर रुके ही नहीं, 13 साल रुके नहीं। कितनी पदयात्रा हुई इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है, लेकिन कम से कम 70 से 80 हज़ार किलोमीटर तो अवश्य हुई होंगी। पहले वर्ष यानी 1952 में बारिश के दिनों में 2.25 महीने यात्रा स्थगित रही। बाकी साल के सभी दिन, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, विनोबा चलते रहे। स्वास्थ्य उनका नाजुक था, पेट में अल्सर था, फिर भी कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं पाई, और कोई भी चीज़ उन्हें विचलित नहीं कर पाई। वो पदयात्रा छोड़ के कहीं भी गए नहीं, देश में कुछ भी घटित हुआ हो,
कुछ भी हुआ हो वो पदयात्रा का मार्ग छोड़ कर नहीं गए। दिल्ली पहुंचने के पहले वहाँ के लोगों के लिए विनोबा जी ने एक छोटा सा संदेश भेजा था। उसमें कहा था, मैं भिक्षा मांगने नहीं, हक मांगने आ रहा हूँ, दीक्षा देने आ रहा हूँ। तो भूदान का सार तत्व इसमें आ जाता है। दिल्ली में भी विनोबा जी को 11 दिनों में 1200 एकड़ भूदान मिला। दिल्ली से विनोबा उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में 291 दिन यात्रा चली, जिसमें 2,95,054 एकड़ भूदान मिला। उत्तर प्रदेश में पहला भूदान कानून बन गया, सरकार ने बनाया, जिसमें भूदान ज़मीन बांटने का अधिकार विनोबा जी द्वारा नामजद भूदान समिति को दिया गया। बाद में जब देश में दूसरे राज्यों में भी भूदान कानून बने तब उनमें इसी तरह की व्यवस्था की गई। और ये कानूनों के कारण, क्योंकि वो कानूनों के तहत भूमिहीनों को ज़मीन मिल रही थी, उनको उस ज़मीन पर स्थायी अधिकार मिल पाया। एक व्यक्ति को कानून में एक व्यक्ति का नाम होना, उस व्यक्ति को अधिकार सौंपे जाना, और वह भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी सरकार में किसी अधिकार के पद पर नहीं था, एक असाधारण बात ही थी। उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान ही मंगरौट गांव के सभी ज़मीन मालिकों ने अपनी सभी ज़मीन, पूरी ज़मीन भूदान में दे दी और इसको ग्रामदान कहा गया। बाद में ग्रामदान की कल्पना का काफ़ी विकास हुआ है, हम जानते हैं। शुरुआत तो विनोबा जी ने अकेले ही की थी, लेकिन गांधी परिवार, खादी संस्थाएं और दूसरी संस्थाएं रचनात्मक कार्य की, वो स्वाभाविक रूप से जुड़ती गई और कई नए लोग भी इसकी ओर आकर्षित हुए और भूदान एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। सभी राज्यों में जगह जगह पदयात्राएं, शिविर, सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ। विनोबा जी को तो उनकी यात्रा के दौरान भूदान मिल ही रहा था। साधारण से साधारण कार्यकर्ताओं को भी भूदान मिलने लगा, सिर्फ इसी बिना पर कि वो विनोबा जी के आदमी थे। देश विदेश से लोग उत्सुकता से इस ओर देखने लगे और ये क्या हो रहा है ये जानने समझने के लिए आने लगे। उत्तर प्रदेश से विनोबा सितंबर 1952 में बिहार में आए और बिहार में आते ही उन्होंने पूरे राज्य की भूमि समस्या हल करने की, यानी वहाँ भूमिहीनों को कितनी ज़मीन देनी ज़रूरी है, वो सब उन्हें मिले, इसके लिए प्रयास करने की बात सामने रखी और उसके लिए 32 लाख एकड़ का लक्ष्य सामने रखा। जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज समाजवादी नेता और उनके कई साथी भी दलीय राजनीति छोड़कर भूदान में शामिल हुए, जिससे आंदोलन को काफ़ी बल मिला। मार्च 1953 में चांडिल में जो सर्वोदय सम्मेलन हुआ, उसमें विनोबा जी का दिया भाषण ऐतिहासिक था। उसमें उन्होंने हिंसा शक्ति की विरोधी और दंड शक्ति से भिन्न तीसरी शक्ति की, यानी लोक शक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की और सर्वोदय की जो अहिंसक कार्य पद्धति है उसके विचार शासन और कर्तृत्व विभाजन यह तत्व भी समझाए। विनोबा जी का यह योगदान ऐतिहासिक, मौलिक और चिरंतन है। इससे लक्ष्य भी स्पष्ट हुआ और कार्य पद्धति भी, साध्य भी और साधन भी। बिहार में ही अप्रैल 1954 में हुए सर्वोदय सम्मेलन में जयप्रकाश जी ने इस काम के लिए जीवन दान की घोषणा की। खुद विनोबा जी ने भी जीवन दान की घोषणा की और वह किस लिए यह भी स्पष्ट किया, भूदान मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रांति के लिए। सम्मेलन में मानव चेतना का संचार हुआ और 700 लोगों ने जीवन दान की घोषणा की। बिहार में विनोबा दिसंबर 1954 तक, यानी 2 साल और 100 दिन से भी कुछ ज़्यादा समय रहे, जहां 2,86,420 दानपत्रों से 22,32,474 एकड़ भूदान मिला। ये कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूँ, कुछ तथ्य बता रहा हूँ इसके लिए कि वो काम किस पैमाने पर हुआ, इसके कुछ आकलन हो। ये कहना तो आसान है, लेकिन 22 लाख एकड़ तो ज़मीन मिलना और वो ये मामूली बात नहीं है। बिहार से विनोबा बंगाल में आए, वहाँ उड़ीसा में आए। वहाँ उड़ीसा में उन्होंने भूमि क्रांति की बात शुरू की। सिर्फ भूमिहीनों को ज़मीन देने की बात नहीं, किसी राज्य की भूमि समस्या हल करने की भी बात नहीं, तो भूमि पर जो व्यक्तिगत मालिकी है वही खत्म करना है।
क्योंकि शुरू में भी विनोबा जी की शुरू से ही ये भूमिका थी कि ज़मीन तो भगवान की देन है, जैसे हवा और पानी और सूर्य प्रकाश है, तो उस पर किसी व्यक्ति की, किसी संस्था की या किसी सरकार की भी मालिकी नहीं हो सकती। गांव की ज़मीन गांव की हो, गांव समाज जो है वो उसकी व्यवस्था देके, हालांकि काश्त तो व्यक्ति ही करता रहेगा। उड़ीसा में अब ग्रामदान पर जोर दिया जाने लगा और सैकड़ों गांवों ने, खासकर आदिवासी अंचल के गांवों ने ग्रामदान का स्वीकार किया। वहाँ परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर ज़मीन का करीब करीब समान पुनर्वितरण होने लगा। यानी जिसे 100 एकड़ जिसके पास ज़मीन थी उसे 5 एकड़ ज़मीन मिलना, और जो भूमिहीन है जिसके पास कुछ नहीं है उसे भी 5 एकड़ ज़मीन मिलना, यह बात होने लगी, सैकड़ों गाँव में होने लगी और ये लोगों ने स्वीकार की। ये बिल्कुल आज असंभव और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये हुआ, इसका इतिहास गवाह है। सैकड़ों गाँव में ये हुआ। इसी आधार पर कोरापुट में वैकल्पिक विकास का नमूना खड़ा करने की एक कोशिश हुई, जिसके कुछ गवाह आज भी मौजूद होंगे। विनोबा जी करीब 8 महीने उड़ीसा में रहे, जहाँ 95,757 दाताओं द्वारा 2,57,277 एकड़ भूदान मिला और 812 गांव ग्रामदान हुए। हजारों एकड़ ज़मीन का वितरण भी तब तक हो गया था। उड़ीसा से विनोबा आंध्र में आए, जहाँ 5.5 महीनों में 62,634 एकड़ भूदान मिला। वहाँ से तमिलनाडु में आए, जहाँ भी ग्रामदान पर ज़्यादा जोर दिया गया और लोगों को लगता था कि आदिवासी गांवों में बेशक ग्रामदान हुए होंगे, लेकिन तमिलनाडु के गांव जो अपेक्षाकृत शिक्षित और संपन्न है, जिसकी ज़मीन अच्छी है, वहाँ ग्रामदान हो सकता है या नहीं, इसके बारे में आशंका थी। लेकिन उसको भी उत्तर मिलने लगा और बड़ी संख्या में ग्रामदान होने लगे। विनोबा यात्रा के दौरान 254 ग्रामदान हुए। तमिलनाडु की एक और महत्वपूर्ण घटना थी तंत्र मुक्ति और निधि मुक्ति का निर्णय। विनोबा जी ने और सर्वोदय आंदोलन ने कितनी क्रांतिकारी पहले की थी, इसके अंदाज भी लगाना मुश्किल है। आंदोलन काफ़ी हद तक लोकाधारित था, लेकिन गांधी स्मारक निधि जैसे संचित निधियों से भी पैसा मिलता था। भूदान के काम के लिए राज्यों में और जिलों में भी भूदान समितियां बनी थी, भूदान प्राप्ति के लिए और भूदान वितरण के लिए। तो नवंबर 1956 में यह निर्णय लिया गया कि यह सब समितियां भंग की जाए और संचित निधि से पैसा लेना भी बंद किया जाए। जो आंदोलन चलता है, संस्थाएं चलती है, वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है, अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ जो पैसा अपने आप मिल रहा था, बिना मांगे मिल रहा था, वो बंद करने का निर्णय किया गया और जो तंत्र खड़ा हुआ था, जो रचना पूरी खड़ी हुई थी, वो अपने आप तोड़ी गई। अप्रैल 1957 में विनोबा ने केरल में प्रवेश किया। वहाँ की एक मुख्य घटना थी शांति सेना की स्थापना। केरल में भी भूदान और ग्रामदान चलता ही रहा। केरल से विनोबा जी कर्नाटक में आए। वहाँ सितंबर 1957 में येलवाल में ग्रामदान परिषद हुई, वो भी ऐतिहासिक थी, जहाँ करीब करीब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने ग्रामदान को समर्थन जाहिर किया। कर्नाटक में ही धारवाड़ में विनोबा ने सर्वोदय पात्र की कल्पना रखी। कल्पना यह थी कि सर्वोदय को सम्मति के तौर पर, सर्वोदय का विचार हमें मान्य है, इसके तौर पर घर में एक पात्र रखा जाए जिसमें हर रोज़ घर के सबसे छोटे लड़के की मुट्ठी से, देखिए बड़े लड़के के नहीं, छोटे लड़के की, ताकि वो कम से कम मिले, उसके हाथ से मुट्ठी भर अनाज डाला जाए और उस अनाज के आधार पर फिर सर्वोदय का काम चले। ये बिल्कुल मामूली चीज़ लगती है, लेकिन इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं अगर यह कार्यक्रम सातत्य से चलाया जा सकता है तो। इसलिए विनोबा ने कहा कि ये जब कल्पना मुझे सूझी तो मुझे लगा कि मैं ऋषि हो गया। कर्नाटक में भी भूदान और ग्रामदान चलता रहा। कर्नाटक से विनोबा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से गुजरकर कश्मीर में आए, जहाँ उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। उनके वहाँ के भाषणों का जो संग्रह है उसका नाम ही है मोहब्बत का पैगाम। ये पैगाम मोहब्बत का ज़रूरी है आज भी, कश्मीर के लिए ही नहीं, तो पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, जो आज दुनिया की और देश की स्थिति हम जानते हैं। गौतम भाई ने उल्लेख किया और विनोबा भी हमेशा कहा करते थे कि उनका मूल उद्देश्य था दिलों को जोड़ना।
तो दिल जुट जाए तो दुनिया भी जुट जाएगी। कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए विनोबा जी ने, जयप्रकाश जी ने और दूसरे भी सर्वोदय सेवकों ने जो योगदान किया वो एक इतिहास का एक अलग प्रकरण ही है। कश्मीर से लौटकर विनोबा मध्य प्रदेश में आए, जहाँ चंबल घाटी में खूंखार डाकुओं का उनके सामने आत्मसमर्पण एक अनोखी घटना थी और अहिंसा की शक्ति का एक चमत्कार था। आगे 1972 में जयप्रकाश जी के अभिक्रम से और भी बड़े पैमाने पर डाकुओं का आत्मसमर्पण वहाँ हुआ। मध्य प्रदेश से पूरब की तरफ मुड़कर विनोबा असम की ओर निकले। असम में ग्रामदान का सघन काम हुआ। विनोबा भी काफ़ी दिन वहाँ रहे। असम और दूसरे पूर्वोत्तर के राज्यों में घुसपैठ की समस्या थी, आज भी है। ग्रामदान को विनोबा ने इस पर उपाय के रूप में प्रस्तुत किया। ग्रामदान का कानून आसाम में बना, लेकिन विडम्बना यह है कि आज वो आसाम में आज भी घुसपैठ की समस्या है, लेकिन ग्रामदान का कानून अभी निरस्त कर दिया गया है। और भूदान हो या ग्रामदान हो, अगर कानूनी चौकट उसे नहीं मिलती, कानून का सहारा उसे नहीं मिलता, तो वो टिकना मुश्किल है। असम से लौटते समय विनोबा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से गुजरे, जहाँ 16 दिनों में 176 बीघा भूदान मिला। एकड़ में वो करीब 115-120 एकड़ होता है। और वहाँ वहीं के वहीं बढ़ भी गए, यानी भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी भूदान चल सकता है, ये दिखाई दिया। वहाँ से विनोबा फिर पवनार की तरफ निकले। रास्ते में रायपुर में दिसंबर 1963 में जो सर्वोदय सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने ग्रामदान, शांति सेना और ग्रामाभिमुख खादी यह त्रिविध कार्यक्रम पेश किया और इसे राष्ट्र रक्षा की अहिंसक योजना कहा। आज भी यह कार्यक्रम प्रासंगिक है, ये तीनों चीज़ें करने जैसी है। 1963 में विनोबा जी ने ग्रामदान का सुलभीकरण किया। ग्रामदान का, जैसे हमने शुरू में कहा कि जो गांव की ज़मीन है वो एक करके उसका पुनर्वितरण परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर होता था, लेकिन ये बहुत कठिन बात थी और इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना ही व्यावहारिक था। दूसरी बात यह थी कि विनोबा चाहते थे कि ये ग्रामदान पूरे देश में फैले, तेज़ी से फैले, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में फैले। उसके लिए कुछ उसका सुलभीकरण करना, उसका कुछ व्यावहारिक कदम उसके तय करना ज़रूरी था। इसलिए विनोबा ने उसका एक सुलभीकरण किया, जिसे सुलभ ग्रामदान कहा गया। आज उसे ही ग्रामदान कहा जाता है और उसी के आधार पर कई राज्यों में ग्रामदान कानून बने हैं। इस ग्रामदान में गांव के कम से कम 75% ज़मीन मालिक अपनी मालिकी ग्राम सभा को समर्पण करते हैं, मतलब अपनी पूरी ज़मीन ग्राम सभा को समर्पण करते हैं। वो ज़मीन अब सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम सभा के नाम हो जाती है, उस पर व्यक्तिगत मालिकी नहीं रहती। वह ज़मीन गांव की ज़मीन का कम से कम 51% हो, यह माना गया है, लेकिन कई कानूनों में इससे ज़्यादा प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है। जैसे महाराष्ट्र में भी वो 60% है, यानी 60% गाँव की ज़मीन ग्रामदान में आनी चाहिए, यह माना गया है। उसमें से जो ज़मीन ग्राम सभा को दान दी गई, उसमें से 5% ज़मीन निकाल कर भूमिहीनों में बांटी जाती है। गांव की जो भूमिहीन है उनमें बांटी जाती है और शेष 95% ज़मीन जो है वो जो मूल मालिक किसान है, वो उसके वारिस भी उस पर काश्त करते रह सकते हैं, लेकिन उस ज़मीन का हस्तांतरण वो नहीं कर सकते। सिर्फ गांव में ही और ग्राम सभा की अनुमति से ही कर सकते हैं, दूसरे किसी को बेच नहीं सकते। और गांव के कुल जो लोग हैं, जो किसान होंगे, गैर किसान भी होंगे, वो सब मिलाकर 75% कम से कम लोग ग्रामदान का स्वीकार करें, यह भी आवश्यक माना गया है। ग्राम कोष का भी प्रावधान है, जिसमें गांव के लोग अपनी आय का या उत्पादन का 2.5% हिस्सा दे, यह माना गया है। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। महाराष्ट्र का जो मेंढा गांव ग्रामदान हाल ही में हुआ है, उसमें लोग 10% अपनी आय या उत्पादन का हिस्सा ग्राम कोष में देते हैं और इसके आधार पर गांव अपने आर्थिक विकास का नियोजन कर सकता है, उसे अमल में ला सकता है। तो इसमें मूल बात है कि मालिकी विसर्जन, जो ज़मीन जो एक प्राकृतिक संसाधन है, उस पर व्यक्तिगत मालिकी न हो
और जो गांव के संसाधन है उस पर गांव समुदाय का, गांव समाज का नियंत्रण स्थापित है। ये भी माना गया है कि गांव के सभी निर्णय फिर ग्राम सभा में, यानी जो गांव के सभी बालिग स्त्री पुरुषों मिलाकर जो सभा बनती है उसमें ही होने चाहिए। किसी ग्राम पंचायत में किसी चुने हुए 7-8 लोग मिलकर वो नहीं करेंगे, पूरा गांव सभी निर्णय लेगा और वह भी सहमति से लेगा। यह भी माना गया है। इसीलिए ग्रामदान से सच्चा स्वराज और सच्चे लोकतंत्र की दिशा में गांव आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विनोबा ने ग्रामदान को भूदान यज्ञ का शिखर माना था और कहा था कि यह गांधी विचार का प्राण कार्य है। रायपुर सम्मेलन के बाद फिर विनोबा वापस लौटकर पवनार आश्रम आए 1964 में और कुछ दिन विदर्भ में उनकी पदयात्रा चली, लेकिन स्वास्थ्य के कारण पदयात्रा संभव नहीं रही थी। उनको चक्कर आने लगे थे, इसलिए वो कुछ दिन पवनार में रुके। लेकिन देश भर में तो आंदोलन चल ही रहा था और ग्रामदानों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे वेग देने के लिए किसी सघन क्षेत्र में ग्रामदान का तूफान खड़ा करने का विनोबा जी ने सोचा और इसके लिए बिहार का चुनाव किया। सितंबर 1965 में वे खुद बिहार में आए और 4 साल रहे। उन्होंने और हज़ारों कार्यकर्ताओं ने सारी ताकत लगा दी। देश के दूसरे राज्यों से भी कई लोग बिहार में गए। इस बार विनोबा जी की वाहन यात्रा वहाँ चली। गांव-गांव कार्यकर्ता गए, खेत खलिहानों, घर घर गए, खेत खलिहानों पर गए और ग्रामदान के संकल्प पत्रों पर उन्होंने लोगों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए, इसके चिन्ह के तौर पर कि हमें ये ग्रामदान का विचार मान्य है और हम इसे अमल में लाने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर 1969 में राजगीर का सर्वोदय सम्मेलन हुआ, जो भूदान यज्ञ का चरम शिखर कहा जा सकता है। वहाँ बिहार दान की घोषणा हुई, यानी बिहार के बहुतांश गाँव, कुल 60,000 से भी ज़्यादा गांव ग्रामदान में आ गए थे, यानी उन्होंने ग्रामदान का स्वीकार किया था। और पूरे देश में ग्रामदानों की संख्या 1,37,208 तक पहुंची थी। कितने बड़े पैमाने पर काम हुआ था, इसकी एक कल्पना इससे आ सकती है। तो इसके बाद इन गाँवों में, इतने सारे गाँवों में प्रवेश हुआ था, लोगों ने ग्रामदान का संकल्प लिया था। वहाँ ग्राम स्वराज्य की दिशा में आगे बढ़ने का काम होना चाहिए था। ग्रामदान के कानून राज्यों में बने थे, उनमें विधिवत, उनमें कानूनन वहाँ उसकी नोंद हो, उसका पंजीकरण हो, यह भी ज़रूरी था। लेकिन कई कारणों से वो हो नहीं पाया। उसकी चर्चा ये अलग विषय है, वो यहाँ करने के लिए समय भी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। प्रतिकूल शक्तियाँ समाज में बहुत थी, आज भी है, और ये सब शक्तियाँ गांव को और समाज को तोड़ने के लिए ही सक्रिय थी, आज भी है। उनका सामना करने के लिए जिस तरह गांव का संगठन होना चाहिए था, जिस तरह गांव की चेतना संगठित होनी चाहिए थी, वो करने के लिए आंदोलन असफल हो और धीरे धीरे सिमटता गया। बहुत कम गांव ग्रामदान कानूनों के तहत पंजीकृत हो पाए, जिससे कानून से उन्हें व्यापक अधिकार मिल सकते थे। और उनकी जो ग्रामदान की रचना थी, यानी ग्रामदान व्यक्तिगत मालिकी न होना और ग्राम सभा में सहमति से सब निर्णय होना, ये कायम रह सकती थी। आज कई राज्य, उस समय भी कई राज्यों में ग्रामदान कानून नहीं बने, सभी राज्यों में नहीं बने। भूदान कानून तो उस समय मुंबई राज्य और केरल छोड़कर सभी जगह बने, लेकिन ग्रामदान कानून सब राज्यों में नहीं बने। अब उसके बाद जो बने उसमें भी कुछ अभी निरस्त हो गए हैं। फिर भी आज 3,660 गांव कानूनों के तहत पंजीकृत है। यानी यहाँ वह और कुछ हो न हो, ज़मीन ग्राम सभा के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। भूदान में अब तक करीब 48 लाख एकड़ ज़मीन मिल चुकी है और उसमें से करीब 25 लाख एकड़ ज़मीन वितरित हो चुकी है। राज्य सरकारों ने सीलिंग कानून बनाए, आप जानते हैं। सरकार के पास पूरी कानून की ताकत थी, सारा तंत्र था, सारे संसाधन थे, पूरा प्रशासन तंत्र था। फिर भी सरकार 50 लाख तक एकड़ तक ज़मीन नहीं बांट पाई है। और भूदान आंदोलन तमाम प्रतिकूलताएं होने के बाद, संसाधनों का अभाव होने के बावजूद, कार्यकर्ताओं का अभाव होने के बावजूद,
ज़रूरतमंदों को 25 लाख एकड़ ज़मीन बांट चुका है। तो ये उपलब्धि मामूली नहीं है, और ये तो भौतिक उपलब्धि हुई, नैतिक स्तर पर उसकी उपलब्धि तो शानदार है ही। आज स्थिति यह है कि आंदोलन खत्म सा हो गया है, कार्यकर्ता बिखर गए हैं, पुराने कार्यकर्ता तो थक गए हैं या गुजर चुके हैं, और नए खून की आपूर्ति नहीं हो रही है। प्रशासन और राजनीति के स्तर पर भूदान और ग्रामदान के बारे में न पर्याप्त जानकारी है, न सही समझ है। कार्यकर्ता भी पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, सर्वोदय के कार्यकर्ता भी पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, और ग्रामदान और भूदान को प्राथमिकता रुचि लेने वाले और प्राथमिकता उस काम को समझकर करने वाले तो कार्यकर्ता बहुत ही कम है। इसका परिणाम ये हुआ है कि भूदान किसान जो है और ग्रामदानी गांव के लोग, ग्रामदानी गांव के किसान, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूदान ग्रामदान कानून उस समय बने, उसके बाद परिस्थिति बहुत बदल गई है। उस नई नई चीज़ें सामने आई है, नई समस्याएं पैदा हुई है। वो कानूनों के अमल का अनुभव जो मिला है, उसके आधार पर उन कानूनों में संशोधन होने चाहिए थे, वो संशोधन अक्सर हुए नहीं हैं। उसकी वजह से भी कई दिक्कतें बढ़ी है, और भूदान और ग्रामदान का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जैसे मैंने बताया कि कई राज्यों में भूदान और ग्रामदान के कानून बने थे। आज स्थिति यह है कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम में तो भूदान कानून निरस्त किए गए हैं। राजस्थान में कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान हटाए गए। केरल और पुराने बम्बई राज्य में तो कानून थे नहीं। कुछ राज्यों में कानून है, लेकिन वहाँ भूदान बोर्ड भंग किए गए, तो भूदान का कोई काम चल नहीं रहा है, जैसे बिहार में और आंध्र में। कई राज्यों में कानून है, लेकिन बोर्ड ही, जब भूदान बोर्ड या भूदान समितियाँ बनाई नहीं गई हैं, तो कोई काम नहीं चल सकता। कुछ जगह बोर्ड बने हैं तो उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता या प्रशासनिक अधिकारी नामजद हुए हैं। ग्रामदान कानूनों के बारे में भी यही स्थिति है। असम और मध्य प्रदेश में वो निरस्त हुए गया है, राजस्थान में भी वो पतला कर दिया गया है। कानून जहाँ है वहाँ भी कानून का ठीक से अमल कहीं भी नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र का मेंढा गांव गढ़चिरौली जिले का 2013 में ग्रामदान हुआ। उसे पंचायत के अधिकार तुरंत मिलने चाहिए थे कानूनन, ऐसा कानून में स्पष्ट प्रावधान है। उसके बावजूद उन्हें पंचायत के अधिकार नहीं दिए गए। सब तरह की कोशिश के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकला, तो हाईकोर्ट जाना पड़ा, और आखिर हाईकोर्ट के आदेश से 2024 में यानी गए साल वो अधिकार मिले। लेकिन आज भी प्रशासनिक स्तर पर जो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं हुई है, उसके लिए कोशिश चल रही है। तो यह स्थिति है। तो आज हम क्या कर सकते हैं इस बारे में, इसके बारे में सोचना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसका अध्ययन हमें पर्याप्त रूप से करना चाहिए, इतिहास का भी और विचार का भी। आज हमें न इसके इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी है, न विचार की पर्याप्त समझ है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। दुनिया में जो प्रवाह चल रहे हैं, जो शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनकी पृष्ठभूमि पर किस तरह से ये विचार प्रभावशाली ढंग से पेश किया जा सकता है और इस दिशा में काम हो सकता है, इसकी खोज करने की ज़रूरत है। विनोबा जी अध्ययन पर कितना जोर देते थे ये हम जानते हैं, फिर भी आमतौर पर अध्ययन की उपेक्षा ही हुई है, और यह भी हमारे आंदोलन के बिखराव का एक कारण रहा है। हमारा विचार इतना नया, मौलिक और गहरा है कि उसके अध्ययन की विशेष ही ज़रूरत है। जयप्रकाश जी जैसे आदमी ने एक बार कहा था कि जो हमारी सर्वोदय की समाज परिवर्तन की जो पद्धति है वह पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आती, तो दूसरों की समझ में तो आती नहीं। तो इसलिए हमारी समझ बढ़ाने के लिए अध्ययन करना होगा, ये पहली ज़रूरत है। भूदान के संदर्भ में एक और काम करने जैसा है, वो है कि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना। कई राज्यों में ठीक से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये काम तो राजस्व विभाग को करना होता है काफ़ी सारा, जैसे वो रिकॉर्ड बदलना, दाखिल खारिज करना वगैरह। तो उसका अज्ञान भी है राजस्व विभाग में, अक्षमता भी है और भ्रष्टाचार भी है। उसकी वजह से कई अनियमितताएं हुई है। कई भूदान ज़मीनों के कागजों पर वो भूदान ज़मीन होने का उल्लेख तक नहीं है, और इसके वजह से कई ज़मीनें बेची भी गई है। हमारे विदर्भ के मित्र एक नरेंद्र भाई बैस, वो कल यहाँ आने वाले हैं,
वो इस संबंध में काफ़ी काम कर रहे हैं, उस बारे में वो अपनी बात विस्तार से रखेंगे। भूदान, जैसे मैंने कहा कि करीब 48 लाख एकड़ मिला और 25 लाख एकड़ ज़मीन वितरित हुई। तो इतने सारे दाता और आदाताओं से हमारा संपर्क हुआ था, लेकिन वो संपर्क रहा नहीं है। वो सब सर्वोदय के सिपाही होने चाहिए थे, लेकिन उनसे संपर्क रहा नहीं। उन गाँवों में हमारा इतने हज़ारों गाँवों में हमारा प्रवेश होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। ग्रामदान के लिए भी हम गांव-गांव गए थे और ग्रामदान के बारे में कुछ तो शब्द तो लोगों के कान पर पड़े थे, कुछ तो लोगों ने सुना था। तो इस बुनियाद पर आगे बढ़ा जा सकता था, वो नहीं हुआ। तो खैर, अब जब जो हुआ वो तो हुआ, उसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज भी भूदान किसानों से संपर्क करना, ग्रामदानी गाँव से संपर्क करना, उनकी समस्याएं जानना, उन्हें प्रशासन तक पहुंचाना, वो समस्याएं और दिक्कतें दूर करने का प्रयास करना, उन्हें संगठित करना ताकि वो खुद अपनी आवाज़ उठा सके और अपने मांगे मनवा सके, इसके लिए कोशिश हो सकती है और जहाँ तक हो सकती है उतनी होनी चाहिए। और यह हमारा दायित्व भी है। ग्रामदान के बारे में भी बहुत कुछ हो सकता है। ग्रामदानी गांव के जो लोग हैं वहाँ नई पीढ़ी तक भी ग्रामदान का विचार ठीक से पहुँचा नहीं है। इसीलिए कई गाँवों में से ये भी मांग हो रही है कि अब ग्रामदान से हमने निकल जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि कई गाँवों में ग्राम विकास का और कुछ न कुछ सेवा का काम हो रहा है। जंगलों के नज़दीक जो गांव है उन्हें जंगल पर सामूहिक अधिकार देने का कानून बन गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कई 100 गाँवों ने ये अधिकार हासिल किया है। तो गांव को अपने जंगल पर सामूहिक अधिकार इस कानून के तहत मिल सकता है। तो ऐसे गांव जिनको ये अधिकार मिला है, उन गांवों तक ग्रामदान का विचार पहुँचे और वह उसके अध्ययन की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो, इसकी कोशिश भी वहाँ हो रही है। एकाएक तो ग्रामदान जैसी चीज़ का स्वीकार नहीं हो सकता, उसके लिए काफ़ी कुछ काम करना पड़ेगा, जिससे गांव एक हो, ग्राम सभाएँ मजबूत हों। तो इसके लिए प्रयास होने चाहिए। तो बहुत बड़ा विषय है, समय भी समाप्त हुआ है। इतना कम समय में जितना हो सकता था उतनी मैंने कोशिश की। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय जगत। धन्यवाद भैया। भैया ने बहुत अच्छी तरीक़े से हमने आधा घंटा दिए थे, उसमें बहुत स्टैटिस्टिक्स भूदान में कितने दान में मिला है और ग्रामदान कितना मिला है स्टैटिस्टिक्स से बताए हैं। और उसके साथ साथ अच्छी बात भी, दक्षिण में जो केरल में शांति सेना बना हुआ है, तमिलनाडु में ग्रामदान की चर्चा हुई है, कर्नाटका में जब धारवाड़ में गए थे तो वहाँ पर सर्वोदय पात्र का हुआ और जय जगत का भी हुआ। इतना ही नहीं है, इसमें उन्होंने बताया कि बाबा ने अपना जीवन दान दिया था, उसके साथ जयप्रकाश नारायण जी ने भी अपना जीवन दान दिया था। अभी इन्होंने जैसा कहा कि आजकल कानून, जैसे उन्होंने कहा था कर्नाटका में भूदान के बारे में हमें चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर कानून बंद है अभी। तो इस समय में हमें जहाँ भी जो भूदान हुई है, ग्रामदान हुए हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, युवा आए हैं, अपने घर में चर्चा कीजिए और पूछिए, वो बताएंगे अपने गांव में हुआ है। जब मैं मेरे पापा से मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं हाँ, हमारे गांव में भी भूदान हुए थे। जो बुजुर्ग है, सर्वोदय कार्यकर्ता हैं, वो अभी आज के युवाओं को इसके बारे में बताना चाहिए। कानून तो यहाँ पर जब मैं देखती हूँ तो यहाँ पर रियल एस्टेट वालों का बहुत गुस्साई हुई है, इसमें बहुत मिसयूज हुए हैं। तो जो भी सर्वोदय कार्यकर्ता है, कानून पता है उनको भूदान के, उसको बचाने का कोशिश कीजिए। भैया ने अच्छी तरह से ये बात बताई, उनको अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी। अब आगे बढ़ेंगे सेकेंड सेशन पे।